सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। आज की देखिए वीडियो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में बेसिकली, ठीक है। इसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस वीडियो में कुल मिला कर आप लोगों को मैं 10 पॉइंट बताऊंगा। तो और ये 10 पॉइंट्स के सारे नोट्स भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। या तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग देखिए बेसिकली कवर क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जानेंगे कि हमारा जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। क्या बेसिकली चैप्टर हमें बताता है और इसे हम केमिस्ट्री से कैसे रिलेट कर लेते हैं। और इन केस आपको कभी भी इससे जितने भी डाउट हैं या जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे सबको हम लोग कवर करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो आप लोग अच्छे समझ में आएगा, वरना आधा अधूरा ज्ञान आप लोग खतरनाक ही होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जो हमारा एटम होता है उसके बारे में जानते हैं। एटम क्या होता है, ठीक है। किसी को पता है? नहीं पता तो बताता हूँ। एटम जो होता है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, क्या होता है? एटम होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग कभी भी लोहा देखे हैं, लोहे की सीट, हाँ, या आयरन रॉड या सरिया, उसमें क्या होता है? उसमें आपके आयरन यानी Fe के कुछ कुछ एटम उसमें होते हैं कंसिस्ट। कैसे देखेंगे इसको? देखने के लिए आप लोग को माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो चलिए आप लोग बताता हूँ एक डेली लाइफ वाला। आप लोगों को कभी भी कर्ड देखे हैं, ठीक है। कर्ड में क्या होता है? उसमें मक्खन होता है, उसमें होता है, और क्या होता है? उसमें घी होता है। क्या आपको दिखाई देता? नहीं देता है। होता है कि नहीं? कैसे देख सकते हो? उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उसी प्रकार हमें अलग एटम को देखना है तो हमें क्या चाहिए? उसकी तरीके के हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे थ्रू हम देख सकें। तो कुल मिला के हमें उतना याद नहीं रखना, हमें यही याद रखना है कि एटम क्या होता है। एटम आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? जो भी सब्सटेंस में या जो भी पार्टिकल में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वही एटम होगा, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? वही एटम से मिलकर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे आपका O2 हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हैं ना, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है। इसी तरीके के सल्फर हुआ, ठीक है। देखिए आप लोग को धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। O2 क्यों लिख रहे हैं, N2 क्यों लिख रहे हैं, या सेट क्यों लिख रहे हैं, सब बारे में जानकारी धीरे धीरे मिलेगी, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स की झलक ले लें, क्या है एटम और क्या है मॉलिक्यूल। तो इसी तरह हमें कुछ लॉ दे दिए गए हैं कि जो हमारा किस तरह हम, जैसे मान लीजिए कहीं H2 लिखा आता है ना, वाटर का फार्मूला होता है कि H2। तो आप लोगों को मन में डाउट रहता होगा, सर ये H2 में ये कैसे हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन कैसे आया, ठीक है। यही सब हम लोग समझेंगे इस लॉ के माध्यम से कि किस तरह के हमने लॉ बनाए गए हैं, ताकि हम इसके थ्रू समझ पाए कि H2O क्यों है, N2O क्यों है, ठीक है। तो हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमें बताता है कि हमारे जो जितने भी केमिकल हैं या जितने भी हमारे सब्सटेंस है कैसे केमिकली बनते हैं, ठीक है। क्यों हमारा H2O ही बनता है, क्यों H3O का हम वाटर नहीं कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए जैसा कि हम लोग कंजर्वेशन मतलब क्या जानते हैं? सुरक्षित। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि न तो हम सब्सटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, न तो सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? क्या मतलब? तो मेरे समझ आता है, एक एग्जांपल को समझिए। जैसे आप कागज ले लीजिए, ठीक है। उसको पहले वजन कर लीजिए, वेट कर लीजिए, मान लीजिए 5 ग्राम है, ठीक है। फिर उसको जला दीजिए, ठीक है। जब जला दिए तो क्या राख बन जाएगी। अगर उस राख को भी वेट करें तो 5 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो समझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? चाहे आप उस सब्सटेंस को जला दें, चाहे उसे कोई उसी प्रकार अगर रिएक्शन भी करवाते हैं, 5 ग्राम मान लीजिए वाटर लिए, ठीक है, उसका रिएक्शन किस सब्सटेंस करा दिए, तो भी उसमें 5 ही ग्राम वाटर का कंट्रीब्यूशन आएगा। ये नहीं कि वहाँ 5 से 4 ग्राम हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि न तो हम मास को क्रिएट कर सकते, मतलब बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है, न तो कम होगा। यानी मास हमेशा सुरक्षित रहेगा, जितना रहेगा उतना ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा एक और लॉ आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी ये क्या कहता है कि हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो हमेशा एक खास प्रोपोर्शन में होंगे, जो हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे 1 यूनिट लीजिए, चाहे 2 की लीजिए, चाहे 10 की लीजिए, 50 की लीजिए। कैसे सर? तो देखिए बताता हूँ। जो हमारा वाटर होता है ना, ठीक है, वो हमेशा 1:8 के कॉम्बिनेशन में ही बनता है, ठीक है। चाहे आप 2 ग्राम वाटर ले लीजिए, ठीक है, चाहे 2000 किलोग्राम वाटर ले लीजिए या 10 लीटर वाटर ले लीजिए, हमेशा
वो कितना बनेगा, किस रेशियो, 1:8 में ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब हमेशा वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रहेगा, उसका प्रोपोर्शनलिटी हमेशा फिक्स रहेगा। तो हमने देखिए दो केमिकल लाभ समझिए कौन कौन से, लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास और लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही हमारा बेसिकली फॉलो होगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट तरफ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे जो डाल्टन थे उन्होंने हमें कुछ थ्योरी दी। देखिए हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो हमारा जब उस समय मतलब थोड़ा सा जब 90s के पहले, ठीक है, 1900 के पहले जो हमारा जो भी इतने हमारे साइंटिस्ट हैं जितने भी रिसर्च हो रही थे, तो उसमें पॉपुलर तो नहीं ना, कुछ थ्योरी या कुछ कंसेप्ट दिए जिसके थ्रू हमने केमिस्ट्री को और अच्छे समझा। इन्होंने पहला कहा कि जो एटम है, ठीक है, जो वह किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इनकी जो कुछ थ्योरी थी और कुछ थेसिस थी बाद में गलत हो गई, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई तो हमने और उसके क्षेत्र में विकास किया। इन्होंने कहा था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन बाद में चला नहीं, इसकी और भी पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए इन्होंने जो पहला कंसेप्ट दिया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, तो फेल ही होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने बाद में डिस्कवर कर लिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने हमने ये भी बताया कि हमारा लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया, ठीक है, जो हमने आगे डिस्कस कर लिया। और दूसरा बताया कि लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनके बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। और ये भी इन्होंने बात किया कि वही कि न तो मैटर या जितनी हमारे सब्सटेंस है, न तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम उसे बना सकते हैं, न तो उसे डिस्ट्रॉय तक भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला जुला कर इन्होंने केमिकल में क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी उसके बारे में फोकस किया, ठीक है। इसको हमें तीन बातों को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए कि इस जो हमारा एटम है, इन्होंने बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर हमें देखिए लिमिटेशन पूछेगा तब हम बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे कि स्मॉल, इन्होंने कहा था कि एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक बच्चों। तो हम लोग देखिए हमने समझ गए। तो इसी तरीके की थ्योरी जो एनसीईआरटी ने दिया आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए बेसिकली तीन ही पॉइंट इनका आता है कि एग्जामिनेशन में क्या होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए हम बात करते हैं एटम के बारे में। तो हम एटम देखिए हमने क्या जाना कि एटम क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। और जिसको हम फर्दर किसमें डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो हमने समझ लिया एटम क्या है, बताइए आप लोग। हाँ, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जिसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सिंबल ऑफ सम एलिमेंट। तो देखिए कुछ कुछ सिंबल हमें एलिमेंट के हमें याद रहने चाहिए, कौन कौन से याद रहने चाहिए। चलिए मैं देखिए जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया एटलीस्ट कम से कम बच्चों हम लोग को वो तो याद ही रहना चाहिए। चलिए कौन कौन सा दिया है, एक मिनट, ठीक है। पहला हमें एल्युमिनियम दिया है, ठीक है। एल्युमिनियम के बारे में 100% याद रहना चाहिए। एल्युमिनियम का सिंबल होता है एल होता है। उसी प्रकार कॉपर का क्या होता है, सी होता है। नाइट्रोजन का यान होता है। आप लोग एक काम करिएगा ना, ठीक है, आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, वो भी लिख के कहीं पर लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ये बात देखेंगे ना, याद हो जाएगा। नहीं याद रहा जिन लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल वीडियो लगातार देखिए, मैं एक एक का धीरे धीरे सभी याद हो जाएंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा तो मैं उसे फोकस कर दूंगा। आप लोग इसे कम से कम एटलीस्ट इसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमने कुछ एलिमेंट के सिंबल देख ही नहीं कि हमारा क्या क्या है, तो ठीक है। जैसे उसी प्रकार हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो उसे हम डिनोट करते हैं ईएमयू से, ठीक है। जैसे आप लोगों का जैसे कभी आप सब्जी लेने जाते केजी मिलता है ना, उसी प्रकार जो हमारा एटम होता है उसे हम ईएमयू में नापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या यू से उसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ठीक है। जैसे केजी होता है उसी ठीक प्रकार से क्या तरह होता है, उसी प्रकार आपका ईएमयू भी होता है। ईएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वन एटॉमिक मास यूनिट, यानी वन एटॉमिक मास यूनिट। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 kg इक्वल टू कितना होता है, चलिए बताइए। 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है। उसी प्रकार 1 EMU मतलब वन एटॉमिक मास यूनिट कितने बराबर होता है, 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। मतलब आप कार्बन एटम ले लीजिए, 12 टुकड़ों में से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, वही उसका हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। देखिए कुल मिला जुला के इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, सही बता रहे हैं, इसका कुछ काम नहीं है। आप लोग केवल एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो वही बता दीजिए 1/12 ऑफ
मास ऑफ कार्बन है, कार्बन मास जितना होता है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के जितना हमारा मास है उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार हमारा मॉलिक्यूल साथ देखिए हमने कुछ एलिमेंट देखे थे, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कापर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, इसी तरह तमाम है, ठीक है। उसे नहीं देखा। उसी प्रकार हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स हमने क्या पढ़ा था बताइए आप लोग। हाँ, जब हमारे सेम एलिमेंट आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, वही मॉलिक्यूल्स है। जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम मिला दिए तो 2 ऑक्सीजन का एटम हो गया, लेकिन हम 2 ऑक्सीजन एटम लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 है बेसिकली नीचे आता है। उसी प्रकार 2 नाइट्रोजन का एटम ले लीजिए, मिला के लीजिए, क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार O3 मतलब ओजोन होता है। ओजोन लेयर के बारे में सुने कि नहीं। हाँ बिल्कुल, आप लोग सुने कि ओजोन लेयर में होल हो गया है तो उसका फार्मूला क्या होता है, O3। चलिए बताइए ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए बच्चों। हाँ सही है, O3 ऑक्सीजन, ठीक है। उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स के कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए और 1 ऑक्सीजन के एटम ले लिया, सबको मिला दिया, क्या बनेगा बताइए, 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। उसी प्रकार हमारा कार्बन ले लीजिए, फिर 2 ऑक्सीजन एटम ले लीजिए। अगर देखिए मैं इस तरह दिया रहा तो हम इसको फार्मूला बना, COC हमारा एक ही है, उसे एक रहता तो हम नहीं लिखते, ठीक है। जैसे आप लोग कभी देखते हैं प्लस साइन लगता, +2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इसे 2 मान लीजिए। उसी प्रकार 1 जो हमारा रहता है उसे हम 1 से नहीं लिखते हैं, CO2 हमारा क्या हो गया, ठीक है बाबू बालकों, समझ में आया ना, ठीक है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना, जब भी हम सब्सटेंस बना रहे हैं वह हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट या रेशियो में होगा, कितने में, जैसे हम हमारा जो हाइड्रोजन बना, हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या पढ़ा है कि 1:8 में ही हमेशा होगा, चाहे कुछ हो जाए, 1 किलो रहे, 2 किलो रहे, 3 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर रहे, हमारा जो वाटर का कंपाउंड बनेगा 1:8 में ही बनेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे बात करते हैं व्हाट इज एन आयन। तो आयन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो जितने भी सब्सटेंस उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जैसे हम बात करें देखिए ऑक्सीजन पे 2 - चार्ज होता है, ठीक है। ये वाला चार्ज कहाँ से आया, ये देखो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली ये इसकी वैलेंसी से हम डिनोट करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं जानकारी रखनी। आयंस मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, जो क्या होता है आयंस मतलब बताइए आप लोग। हाँ चार्ज होता है, चार्ज प्लस और माइनस दोनों में भी हो सकता है। देखिए तो माइनस का एग्जांपल लीजिए, प्लस का एग्जांपल Al+3 हो गया। तो बेसिकली जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, याद रखिए जितने भी मेटल होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए एक बार आप लोग बताइए क्या होता है, आयंस क्या होता है, आयंस मतलब बेसिकली चार्ज होता है। मेटल कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं, पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझे ना, आयन क्या होता है, आयन आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हमने समझा आयन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए सब समझ लिए आयन क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या, एटॉमिक मास क्या है। अब हम फार्मूला कैसे सर हमारा आ जाता है, H2O क्यों आता है, ठीक है। उसी प्रकार अदर्स कैसे आता है उसके बारे में जान लीजिए, कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमारे Mg जो Cl है, ठीक है, हमारी Mg Cl है, तो हमारे Mg पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। इस बात को मैं ध्यान रखना, Cl पे कितना था, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई मैथ में आप लोग किए ही होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी क्या आ जाए, Mg, ठीक है, Mg माइनस -1 दी, साइंस मतलब नहीं, कुल मिला जुला साइंस मतलब नहीं है। और Cl पे क्या होता है, 2 हो जाता है, MgCl2 अगर देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, Mg में कितना चार्ज है, 2 था, नीचे उसके लिख दिए, Cl पे कितना चार्ज उसके नीचे लिख दिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। उसी प्रकार कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, +2, याद रख लीजिए, कैल्शियम पर कितना चार्ज, आप बोलिए, +2। ऑक्सीजन कितना चार्ज, -2। तो हम लोग मिला जुला कर लिख दीजिए ऐसे, Ca2O2, लेकिन बताइए 2/4 को हम क्या लिखते थे, 1/2 लिखते थे कि नहीं। उसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई कर दिए, CO बन गया। तो कुल मिलाकर का फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हम लोग को उतना नहीं डीप में जाना है, आप लोग बेसिकली को समझ ली फार्मूला कैसे। Mg पे हमारा जो +2 चार्ज होता ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में, तो लेकिन अब हायर क्लास में आए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हम याद रख लीजिए। कैसे याद रखेंगे, Mg पे मान लीजिए +2 होता है, याद रख लीजिए। और O2 पे कितना होता है, O पे कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। 2 का याद रखिए, बाकी मैं आपको याद धीरे धीरे करवा दूंगा, ठीक बच्चे। तो हमारा देखिए अब हम बात करते हैं मालिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। जैसे हमारा ये समझ में, मालिकुलर मास
यानी कोई मालिक्यूल दिया उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सबसे पहला हमारा काम होता है, जितनी भी हमारे मालिक्यूल्स मान लीजिए HNO3 है, तो कौन कौन सा मालिक्यूल, हाइड्रोजन है और कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। कैसे पता है, याद करना पड़ेगा बालक। नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका 14 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। देखिए, जिनको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो उसका डबल कर दीजिए। क्या मैंने बोला, एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोगों को उसका एटॉमिक नंबर डबल कर देना पड़ेगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर आप लोग एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर डबल कर दीजिए। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 हो गया ना इसका। उसके बाद ऑक्सीजन कितना, 8 होता है, एटॉमिक नंबर इसका कर दिए, 16 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा, 10 तक याद कर लीजिए। फिर जो जो पूछे उसका डबल कर दिए, उसे एटॉमिक मास आ जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए। लेकिन हमारा देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का 3 एटम है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 3 ऑक्सीजन कितना होगा, बिल्कुल सही, 16 इंटू 3 होगा। सबको जोड़ देंगे तो आपका मास आ जाएगा 63। चलिए अब वाटर का आप लोग निकाल के हमें बताइए। ठीक है, बताइए आप लोग। हाँ, 2 ठो हाइड्रोजन का एटम है, तो 2 इंटू 1, ठीक है। ऑक्सीजन का एक ही एटम, तो 16 इंटू 1 मतलब एक, वही बात है। जोड़ दीजिए, 18 आ गया कि नहीं। ठीक, हमें यूनिट का ध्यान रखना है, AMU लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। साथ में मेरी बोलिए, क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है, चलिए हम आप सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं, कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे तो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह मोल कॉन्सेप्ट है। मोल क्या होता है, तो मोल हमारा होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब कोई आपको सब्सटेंस दिया, मान लीजिए 2 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, बताइए उसमें कितना मोल है। तो मोल का फार्मूला हम लोग समझते हैं, क्या होता है, गिवन मास। हमें कितना मास गिवन, 2 ग्राम। मोलर मास ऑक्सीजन का मतलब कितना इसका मास होता है, बताइए आप लोग, बताइए, मैं अभी बताया हूँ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, डबल इसका करिए, 8 का 16 है, तो यहाँ पे 16 डिवाइड करिए, 1/8 इसका मोल आ गया। ठीक है, तो बात समझिए, मोल क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए बताइए। जितना हमारा गिवन मास रहेगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए, मोल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इतना हमारा दिया रहेगा उससे मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। चलिए बता, हम अब बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर के बारे में। तो जो हमारा एवोगैड्रो नंबर थे, इन्होंने एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने नंबर दे दिया कि जो हमारा कोई भी अगर इस है, ठीक है, कोई भी मोल है या कोई भी एटम है, कोई मालिक्यूल्स है, कोई आयन है, उसमें क्या होगा, 6.02 × 10⁻³ एटम या मालिक्यूल्स आयन है। जैसे मान लीजिए H2 की बात की ना, हाइड्रोजन में कितने कितने एटम है, तो कोई पूछ देगा हाइड्रोजन में कितने एटम, क्या बताएंगे, हाँ 6.02 × 10⁻³ एटम है। ठीक है, अब पूछ दे H2 मालिक्यूल में कितने हैं, तब भी उतने होंगे। H+ आयन में कितने हैं, तब भी इतने होंगे। ठीक है, तो कुल मिला एवोगैड्रो नंबर समझिए क्या आता है, हाँ 6.02 × 10⁻23 आयन होता है। ठीक है, उसी प्रकार किससे रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। आप लोग बोलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ठीक है बच्चों, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक लास्ट फार्मूला है, कौन सा, अगर हमें देखिए मोल तो हम निकाल ही लेंगे, मोल का फार्मूला हमें याद ही हो गया, क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग, चलिए बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आप लोग भी बोलिए। ठीक है, और उसी प्रकार हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है या आयन या एटम निकालना है। हम इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों देखिए, आयन पूछे, ठीक है, आयन्स पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, ठीक है, और एटम पूछे, सबकी बात एक ही है, क्या क्या, आयन पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, एटम पूछे, तीनों में फार्मूला से मिला है, कौन सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कुल मिला जुला कर जब मोल को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मान ली 5 मोल हमारा निकल रहा है, उसको अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उतना ही एटम होगा या उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ, देखिए मैं समराइज करता हूँ। मोल का फार्मूला बताइए आप लोग, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.02 × 10⁻³ एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन भी हो सकता है। उसी प्रकार चलिए बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन का कितना होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उससे एवोगैड्रो नंबर से बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और
पसंद आया तो लाइक कर दिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक बच्चों। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया। अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर वाला भी लूँगा, एनसीईआरटी का जितना है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने चैप्टर 3 कवर कर लिया। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो हमें बेशक पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।